व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज का दिन बड़ा भारी दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब ने सुक्का सांस लिया होगा, उसने मेरी राय गलत भी हो। अलीम खान साहब जिनका बड़ा मैसिव कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी, आज वो गिरफ़्तार हुए। नैब के कोर्ट से नैब ने उनको गिरफ़्तार किया है। मैं आपको प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुना देता हूँ जो उन पर इल्ज़ामात की चार्जशीट है। मुलजिम अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी की वजूहत के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ की जानिब से मुबैना तौर पर पाक व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बतौर सेक्रेटरी और मेंबर सूबाई असेंबली के तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान व बैरून मुल्क में मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असाजात बनाए गए। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल अलीम खान ने रियल इस्टेट बिजनेस का आगाज़ करते हुए करोड़ों रुपये का मज़कूरा बिजनेस में इन्वेस्ट के अलावा अज़ीम मुलजिम की जानिब से लाहौर और मुज़ाफ़ात में अपनी कंपनी मेसर्स A&A प्राइवेट लिमिटेड्स के नाम मुबैना तौर पर 900 कनाल ज़मीन खरीदी और जबकि 600 कनाल मज़ीद ज़मीनी ख़रीदारी के लिए बयानिया रकम भी अदा की गई। ताहम मुलजिम अब्दुल अलीम खान मज़कूरा ज़मीनी ख़रीदारी के लिए मौजूदा वसाइल के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रहे। मुलजिम अब्दुल अलीम खान ने मुबैना तौर पर मुल्क में मौजूदा साजात के अलावा 2005-2006 के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनियाँ भी कायम की, जिनमें मुलजिम के नाम मौजूद असाजात से कहीं ज़्यादा असासे खरीदे गए, जिनके हवाले से नैब अफसरान तहकीकात जारी रखे हुए हैं। ताहम मुलजिम की जानिब से रिकॉर्ड में मुबैना रद्द-ओ-बदल के पेश नज़र मुलजिम गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। असल पॉइंट ये हुआ क्योंकि वो वज़ीर थे और उनके खिलाफ ये ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रही थी, तो शक ये था कि शायद वो इसमें रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल ना कर दें। बड़ी अहम पोर्टफोलियो में तो मैंने आपसे कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने सुक्का सांस लिया होगा। इसकी वजह यह है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक अलीम खान जो थे वो बड़े इफेक्टिव थे पंजाब में, और पंजाब के सीएम जो थे वो वैसे भी हम जानते हैं कि उनकी अपनी हल्का अरबाब में जो है उस तरह की ऑथेंटिसिटी, लीडरशिप और क्रेडिबिलिटी नहीं है मुबैना तौर पर जितनी कि एक सीएम की होनी चाहिए। और अब्दुल अलीम खान जो थे कई दफ़ा तो वो ऑर्डर्स पास कर रहे होते थे सीएम ऑफिस के अंदर बैठ के, और ये बातें रिपोर्ट भी हुई यहाँ पर, और एक बड़ा स्टफ लॉबी थे वो इटसेल्फ पार्टी के अंदर। तो आज मेरे ख्याल में, मेरी नाचीज़ राय में, उस्मान बुज़दार साहब ने सुख का सांस लिया होगा। नवाज शरीफ साहब के मामला जूं के तू है, उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, उनके मेडिकल बोर्ड ने कहा है उनका जो है वो इलाज होना चाहिए, बैरून मुल्क नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ होना चाहिए, लेकिन कार्डियोलॉजी में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उन्होंने कहा वापस जेल भेजा जाए मुझे, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। और आज करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली के अंदर, जिसमें कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ आर्ज़ा कल्ब मुब्तला है। सर्विस हॉस्पिटल में आर्ज़ा कल्ब की स्पेशल वार्ड और खुसूसी प्रोफेसर मौजूद ही नहीं। हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ को इस्तेहक़ाक़ के मुताबिक तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम रही हैं, लिहाजा ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुस्लिम लीग नून के ताहियात का सुप्रीम लीडर मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनका तमाम रिकॉर्ड हार्ट का ऑब्वियसली वहाँ पर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जेल जाना चाहते हैं। अब ये करारदाद सच्ची है या नवाज शरीफ साहब की नीयत सच्ची है वापस जेल जाने की इरादा उनका, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है। मेरे आज के पैनलिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार साहब, राना मोहम्मद अफजल खान साहब, चौधरी मंजूर अहमद, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। अगर मैं रमेश कुमार साहब अगर मौजूद हैं उनसे अगर बात का आगाज़ कर लूँ। रमेश कुमार साहब, करप्शन की ड्राइव पहुँची आप लोगों के घर तक भी। अब्दुल अलीम खान साहब की बड़ी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा भी दे दिया, व्यूअर्स आपको बता दूँ, और यही एक अच्छी बात होती है। अखलाकी लिहाज से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उस्मान बुज़दार को, और उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली रिज़ाइन करता हूँ क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ, और वो स्टिक नहीं किया ऑफिस से। तो रमेश कुमार साहब, ये आपको पहले अंदाज़ा था, इसीलिए आपने सीएम नहीं बनाया अब्दुल अलीम खान को कि एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं? देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा मेरे घर तक नहीं, मगर हमारे पार्टी का एक वर्कर ज़रूर है। दूसरी आपके घर से बना, आपकी पार्टी के घर तक, सर आपकी बात नहीं कर रहा, बात करके गया हूँ कि बिला तफरीक, जी मैं कह रहा हूँ बिला तफरीक और गैर जानबदाराना जिस तरीके से नैब काम कर रही है, मैं माजी में भी कहता आ रहा था कि इस वक्त आपको पीपल्स पार्टी PMLN इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि 10 सालों से हुकूमत में भी ये, माजी में भी ये हुकूमत में रही है। यहाँ पे नहीं रही है PTI की गवर्नमेंट, मगर PTI के वो लोग जो माजी में किसी न किसी पार्टी के थ्रू हुकूमत में रहे हैं या असासा या किसी कारोबार के हवाले से, आप वहाँ पे गैर जानबदार देखेंगे नैब को। मैं माजी में भी आपको कहता था, आज भी कहता आ रहा हूँ। आज भी मैंने जब ये वाक़या हुआ 1-2 टेलीविज़न चैनल के ऊपर जब मुझे लिया, मैंने कहा हमारी पार्टी को बिल्कुल इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और नहीं देनी चाहिए, और आज मेरे ख्याल में फवाद वगैरह की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ये अच्छी बात है, इदारों को इंडिपेंडेंटली काम। बुज़दार साहब तो सुख का चैन ले रहे होंगे, पर मंजूर चौधरी बड़े इफेक्टिव वजीर थे, ओवरशैडो करते थे वजीर आला को।
कोई देखें, कोई शेडो वज़ीर आला का नहीं हो। शेडो वज़ीर आला खुद एक बाइख्तियार वज़ीर आला है, समझदार हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप, उसकी गवर्नेंस और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं उससे सेटिस्फाई है। अगर किसी मोड़ के ऊपर अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं आती तो फिर कायम अली शाह साहब से और अगर मुराद अली शाह तब्दील हो सकता है तो यहाँ पे भी जमहूरियत के अंदर ये चीज़ें तब्दील हो सकती है, जिसकी मुझे अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये जो आज जो बातें हो रही है कि भाई अलीम खान का ये वज़ीर आला की मूव थी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। जो बात की जा रही है, कोई कह रहा है बैलेंस करने के लिए, गलत। कोई कह रहा है कि जो वज़ीर आला की मूव थी इस वजह से उसको किया गया, बिल्कुल गलत। इन चीज़ों से कोई नहीं, ये माजी की इंक्वायरियां चल रही हैं। अगर आपने जब डीजी नैब ने जब टीवी के ऊपर बात की थी तब भी उसने एक प्रोग्राम के अंदर ये आपको पता नहीं था इन पे ये इल्जामात है, आपने उनको इतना अहम पोर्टफोलियो दे दिया अलीम खान साहब को। आपको पता नहीं था आपकी पार्टी को कि आपके नजदीक जो बंदा आपकी पार्टी में पैसा लगा रहा हो फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो उस पर क्या इल्जामात है। समझता हूँ आप लोगों को नहीं पता था इस चीज का। रमेश कुमार साहब, कमरान, मैं समझता हूं कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर लगाना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर पिक एंड चूज हो जाता है, उसकी भी मिसाल हमें कायम करनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ के अंदर, जो हम मिसाल उस लेवल पे कायम नहीं कर सकते। पिक एंड चूज तो आप छोड़ें, आप तो हैंड पिक करते हैं। आपने जो सीएम लगाए हैं वो हैंड पिक्ड हैं, उनकी तो पार्टी में कोई जानता नहीं था उनको, तो ये पिक एंड चूज की बात ना किया करें। नहीं कोई जानता था, ये बात सच है, ये बात सच है। अगर एमक्यूएम के अंदर अगर ग्रास रूट लेवल से बंदा अगर ऊपर लेके आ गए तो फिर आप उन चीजों को अप्रिशिएट करते थे। ग्रास रूट लेवल से रमेश भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नया पाकिस्तान में मेरिट के नए असूल वज़ा ना करें। एक बंदा जो पार्टी का हिस्सा ही कभी नहीं था, इलेक्शन से 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की, उसको आपने सीएम पंजाब, दुनिया में कहां होता है इस तरह भाई। ये आप ही ने मिसाल कायम की है और ये बदतरीन मिसाल है, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। एक अच्छी मिसाल होती है, एक बुरी मिसाल होती है। आपने बुरी मिसाल कायम की है। तो आप जब आप सीएम बुज़दार की बात कर रहे हो तो ये ना कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये ना कहा करें आप। मैं कहता हूं कि 2 महीने पहले आया या 4 महीने पहले आया, अगर उसकी एबिलिटी से, उसकी कैपेबिलिटी से, उसकी ऑनेस्टी से, उसके कैरेक्टर से अगर लीडरशिप सेटिस्फाई है, उसको ये मौका देती है, तो मैं उसको उसकी जो है वो ऑनेस्टी कैरेक्टर सबका होना चाहिए सर। मेरा और आपका भी होना चाहिए, चाहे वज़ीर आला है या नहीं। ये क्या बात हुई के अंदर? रमेश भाई अजीब बात कर देते हैं यार। ऑनेस्टी और कैरेक्टर होना कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो हर एक का होना चाहिए। तो कोई एहसान थोड़ी है कि सीएम का कैरेक्टर है ऑनेस्टी हो तो हर इंसान का होना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बुनियादी प्री रिक्विजिट है। आपका भी होना चाहिए, चाहे वज़ीर आला नहीं है। हाँ जी, मेरा भी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए मुझे। देखिए हर खूबी होनी चाहिए, कैरेक्टर की अपनी विजनरी होना चाहिए, लीडर को विजनरी होना चाहिए सर। एबिलिटी अपनी है, लीडरशिप नहीं। ये सारी चीजें देख के फिर लगाया है। पता नहीं क्या चीज देख के लगाया है। के अंदर सिलेक्शन गलत हुई होगी तो उसके अंदर नीयत खराब नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखें। नियत सिर्फ यही प्रूफ कि वो डिसीजन सही था या नियत सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद से कंट्रोल करना है पंजाब को, बस ये नियत है। चले आगे चलता हूं मैं। चौधरी मंजूर साहब, आज तो आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, शादियानी बजाए। जनाब इतने अहम तरीन वजीर जो डिफेक्टो सीएम भी जिनको लोग कहा करते थे पंजाब का, आज नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया। आज तो हाँ खुश हैं, हंस रहे हैं। चौधरी साहब, दुश्मन मर जाए तो खुशी ना मनाओ, वो इस तरह का मामला था। आज आप खुश हो रहे हैं। नहीं, मेरी पहले बात तो सुन लेना। आज मैं चौधरी साहब एक मिनट कंप्लीट कर लूं जरा, मैं पूरा मजा तो ले लूं सवाल का आपसे, फिर आपके जवाब का मजा लेंगे ऑडियंस। मैं ये कह रहा हूं आज तो नैब पाकिस्तान का क्रेडिबल तरीन इदारा बन के उभरी है। पंजाब के सीनियर तरीन वजीर को उन्होंने हवालात में डाल दिया। अब तो कोई शिकवा नहीं आपको इमरान साहब से और नैब से। अब मैं गुजारिश करूं जी, हुक्म करें सर। अच्छा देखें कामरान साहब, किसी हम खासकर एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं किसी भी एक छोटे से इवेंट या एक इवेंट से किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी कतई तौर पर कोई खुशी के शादियाने नहीं बजा रही। एक इंसिडेंट या इवेंट हुआ है, उसमें भी ये पहली बार मैंने देखा कि मुबैना इल्ज़ामात, ये जो प्रेस रिलीज आई है, भाई अगर मुबैना इल्ज़ामात, ये तो सहाफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नैब तो नहीं इस किस्म का ये, और ये पहली बार हो रहा है। सो हम ये कह रहे हैं कि देखना ये है कि क्या गिरफ्तारी के बाद कहीं अलीमा खान साहबा की तरह क्लीन चिट तो नहीं दे दी जाएगी ताकि वो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए राह हमवार हो सके, या फिर देखना है आगे आने वाले दिनों में कि उनका केस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या उनके पास कोई सबूत मौजूद है या नहीं है। सो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं।
दूसरा ये है कि क्या सिर्फ जो प्रेशर था नैब के ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए तो नहीं एक आध गिरफ्तारी की गई, क्योंकि 11 इंक्वायरीज तो केपीके के खिलाफ केपीके के अंदर हैं। और अभी ये जो बस है, रैपिड बस बन रही है, 100 अरब पे चली गई। कहते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। मुल्तान, इनकी मेट्रो पे हम बहुत सवाल उठाते चौधरी साहब, आप किस तरह सेटिस्फाइड होंगे जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हथकड़ी लग जाए हेलीकॉप्टर केस में, एक्स वजीर आला खट्टक को लग जाए, तब आप सेटिस्फाइड होंगे? बैक बर्नर पे नहीं, सेटिस्फाइड का इशू नहीं है। मैंने हमेशा, आपको याद है, आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि गिरफ्तारी कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए होनी चाहिए, कि जो भी नैब एविडेंस इकट्ठा करे वो उसको लेकर जाए किसी अदालत में, फिर अदालत तय। क्यों नहीं चेंज किया आपने तरीकाकार जब आप मेजॉरिटी में थे चौधरी साहब? मेरा ये प्रिंसिपल, आपने क्यों नहीं किया चेंज? कोशिश की, नून वाले नहीं माने थे ना। अच्छा, हमने कोशिश, चले भुगत रहे हैं वो। 25 लोग थे, ये नून वाले उस वक्त भी नहीं माने। फिर उसके बाद इनकी हुकूमत में हमने कहा कि ये जो उस वक्त मुशर्रफ ने बनाया था, हमारी तो पार्टी तोड़ी थी ना नैब के जरिए। इनकी पार्टी इलेक्शन से पहले तोड़ दी थी, हमारी पार्टी नैब के जरिए इलेक्शन के बाद 22 बंदे, आपको याद होगा, जिनका नाम पैट्रियट रखा था। जी। सो हम ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके जरिए ये सारा इसको क्लीन चिट दे दी जाए और फिर ये सारे का सारा जो। अच्छा, ये आपको ये अदम इत्मीनान हुआ है। चलो जी, वैसे मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई की क़यादत है ना, वो अलीम खान। जी रमेश भाई, आप बोल रहे पहले। जी सर, कामरान हुकम। चौधरी मंजूर साहब तब सेटिस्फाई होंगे जब जो JIT ने जो व्यूज़ दिए हैं, जो नैब ने आज सिंध के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, उसके अंदर सारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को क्लीन चिट मिल जाए और नून लीग के हवाले मनी लॉन्ड्रिंग केस हैं उन सबको भी क्लीन चिट मिल जाए, फिर भली PTI को भी मिल जाए। जो पुरानी जैसे PTI जैसे पूरा पाकिस्तान चल रहा था पहले वैसे ही चलता जाए, तब ये सेटिस्फाई होंगे, वैसे नहीं होंगे। भैया आपको तो इस चीजों को, चौधरी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आप इतना सेटिस्फाइड होंगे कि ये अगर हमें जो खदशात थे वो खत्म हो गए। अब चौधरी साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। जी डॉक्टर साहब, मैं इस चीज का हामी नहीं हूं। एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब इस चीज का हामी नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसूल बनाना है वो सबके लिए एक जैसा बना लें। मुझे ये है कि अगर गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें, अगर छोड़ना है तो सबको कर लें। ये ना हो कि किसी को फेक अकाउंट्स में आप गिरफ्तार करें। चौधरी साहब, आपकी क़यादत तो बची हुई है जेल जाने से। वो बेचारा अलीम खान जेल में भुगत रहा है, या वो आप जरदारी साहब तो अरेस्ट नहीं हुए नैब में अभी तक इस मामले के ऊपर जो चल रहा है। जो यार रमेश भाई, हंसने वाली बात नहीं है ये। आप देख लें, फिर आप ही क़यादत भी जेल में आ जाएगी किसी एक दिन, सबने हंसना है। जरदारी साहब पे जो केस है, मैंने 24 दिसंबर को JIT रिपोर्ट देखी है हमें कोर्ट के अंदर। और डॉक्टर साहब, हम काट लेंगे जेलें, हम काट लेंगे। आप वाले जो है ना, चलो आप तो खैर नए हैं PTI में, ये जो आप वाली क़यादत है ना, इससे नहीं काटी जाएंगी। मैं आपको ये ठीक है, चलो जी। जेल, यहाँ इस मुल्क में जेल काटना जो है वो भी आजाद समझा जाता है। मैं जेल काटने की बात ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि जिन के पास पैसा है वो पैसा हमारे मुल्क के अंदर आए, चाहे PTI के अंदर लोग हैं, चाहे पीपुल्स पार्टी में, चाहे नून लीग में। कम से कम मेरी पाक सरजमीन, मेरा पाकिस्तान अमीर हो जाए। तजवीज़ पेश करता हूं ना, मैं तजवीज़ पेश करता हूं ना, जिससे भी जरूरत, जिसके पास जरूरत से ज्यादा है ले लें, कानून बना। राइट, राणा साहब के पास जाऊंगा मैं। जरूरतें सारे राणा साहब एक बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत अच्छी चीज। राणा साहब एक मैं आपसे एग्री हूं। चलें भाई, मैं आगे चलता हूँ। राणा साहब एक फिल्म का क्लासिक करें ना, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, आप पुट करें जनाब। मैं राणा साहब के पास जाऊंगा। राणा साहब एक इंडियन फिल्म का क्लासिकल डायलॉग था अमिताभ साहब का। वो कहता है, खुश तो बहुत होगे तुम। मैं आपको तुम तो नहीं कह सकता, मैं कहूँगा आप खुश तो बहुत होंगे आज। तो भाईजान, आज तो आप खुशी का शादियाने बजाएं। सीनियर वजीर डिस्क्रेडिट हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्क्रेडिट होगी पंजाब में, इनके लोग भी करप्ट हो सकते हैं। मौज करें जनाब, नैब क्रेडिबल हो गई, मुबारक हो। देखिए, हमारा जो था ना मेन कंटेंशन वो ये थी कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अगर शुरू हो गई है, अगर आप समझते हैं और हम सब समझते हैं कि इनके साथ आने के साथ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, ताकि किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि इस तरह से इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अरेस्ट कर लेना और ये कर लेना, ये बिल्कुल, अगर अच्छा आप मुखालफत कर रहे हैं अलीम खान के अरेस्ट की, स्ट्रेंज। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ भी ज्यादती हुई थी। अगर उस ज्यादती को ये बैलेंस आउट कर रहे हैं, इमरान साहब शरारतें कर रहे हैं आप। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं मैं तो वो धुला रहा हूँ। चौधरी साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि ये इल्जामात पे नहीं हुई हमारे साथ। जी हम समझते हैं कि हमारा जो अरेस्ट था इंक्वायरी स्टेज के ऊपर,
हमारी लीडरशिप के साथ ज्यादती की और उनको बहुत देर से उनको अरेस्ट किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब को इंक्वायरी स्टेज के अंदर। और जो आपने ज्यादतियां की शाहिद लतीफ साहब के साथ, जो आपने ज्यादतियां की, आज शाहिद लतीफ साहब बैठे हुए, इनके साथ जो आपने ज्यादतियां की उसके बारे में क्या ख्याल है? वो जो आपने मीडिया कैंपेनें चलाई सोशल मीडिया पे, साथ ज्यादती की होगी तो डॉन लीक्स, वो आपने जो ज्यादतियां की नहीं, उसका हिसाब कौन देगा? डॉन लीक्स मुझे तो आज तक पता नहीं लगा कि डॉन लीक्स था क्या। वो डॉन लीक्स हमारे साथ जाती थी। अच्छा चलो जी, बात ही खत्म हो गई। डॉन लीक्स हमारे साथ जाती थी, हमारे साथ वो मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, फिर आप कहेंगे जी आप बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादती नहीं थी, ज्यादता था। राणा साहब आपको मैं बता दूं, हमने 10 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। आप जितना सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लें हम देख लेंगे। हम तो एंजॉय कर लें, चले अवाम ना भी एंजॉय करे, आप खुल के बोला करें, कोई ऐसा मसला नहीं, खुला डुला शो है। मैं आगे चलता हूं। शायद बताएं कि राणा साहब जी डॉन लीक्स में था क्या, ये बता देना क्या लीक हुआ अभी था पूछ रहा हूं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया। अभी पूछ रहा हूँ। शायद लतीफ़ साहब बड़ी खुशी हो रही है, बड़े अरसे बाद आप मेरे शो में आए, ऐसे मौके पे आए जब तहरीक इंसाफ के एक बड़े अहम तरीन वजीर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले मैं उस पर आप सवाल करूँ, वो पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर बताएं। मैं समझ रहा हूँ कसूर यही था, डॉन लीक्स वगैरह। क्या हुआ था, क्या लीक हुआ, क्या पाकिस्तान की बदनामी, जरा बताएं। राणा साहब को अभी तक समझ नहीं आई कि क्या था, इस चक्कर में जेल चलेगी डॉन लीक्स के, इनको समझ ही नहीं आ रही। मैं तो ये हैरान हूँ। जी शायद लतीफ़ साहब समझाएं। नहीं करो, राणा साहब को सब पता है। जी ये शायद लतीफ़ साहब समझाएंगे। कहते हैं आटा गूंथते हिलती क्यों। बात ये है जी शायद भाई, बात यह है कि राणा साहब के कहने से कि डॉन लीक्स में इनके साथ ज्यादती हुई, दुनिया का कोई शख्स ये मान लेगा? जो कुछ डॉन लीक्स में हुआ वो तो सबके सामने है, बिल्कुल, यानी खुलेआम जो है आपने एक ऐसी बात कर दी जिसके तहत पाकिस्तान की बदनामी। क्या हुआ बता देना, मुझे नहीं पता। सिक्योरिटी के जो नहीं देखें, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये तो फिर से आप यानी एक मामले को नए सिरे से छेड़ना चाहते हैं और उस पर एक बहस करना चाहते हैं। क्या वो हम भूल गए कि वो जो लीक्स नहीं, एक नुकसान पहुंच चुका है, 2 दफा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा ना, नुकसान तो पहुंच चुका है। जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है, दूसरी दफा नहीं पहुंचेगा। आप बता दें हुआ क्या था। शाहिद साहब बता दें डॉन लीक्स से क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान का, बता दें। हुआ था वो डॉन लीक्स में जो बात की गई थी वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी अफवाज के खिलाफ बात की गई थी। सही बात और ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि जो हुकूमत है वो तो बहुत कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ करना चाहती है, फौज नहीं करने दे रही। मगर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है शायद भाई, आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं वो फौज नहीं करने दे रही, ये कहा गया था इनकी तरफ से, तो ये ज्यादती है। लाजमी चीज है, वो ये कहा गया था हुकूमत जो है वो बहुत उसके बारे में अपने लिए एक मकाम पैदा करना चाह रही थी कि अवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती है। अगर ये किसी का ओपिनियन था, एक अजाब बन चुकी थी और कहा जा रहा था कि ये तो फौज, अगर ये किसी का ओपिनियन था, लिहाजा हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अगर वो किसी का ओपिनियन था करने की कोशिश, और इसकी वजह से जी राणा साहब क्या कह रहे हैं, ओपिनियन जी क्या था? अगर ये किसी का ओपिनियन था तो ये किसी कोर्ट, किसी अदालत का फैसला तो नहीं था, ओपिनियन था। आप कहते नहीं है ये बात सही, इसमें लीक क्या हो गया? नहीं ओपिनियन किसका था? ओपिनियन किसका था? पहली चीज तो ओपिनियन पीएमएलएन का था ना, खिलाफ डॉन लीक्स था। शायद लतीफ साहब को बोलने के उसके बाद आऊंगा आपके पास रमेश भाई। एक दूसरे ममालिक का नैरेटिव सर, शायद लतीफ साहब पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं आपने उनके खिलाफ बात की थी ना, जो सलामती के इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होने वाली मीटिंग में बात हुई थी, करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है। अगर शाहिद साहब मुझे 1 मिनट दे दें। जी मिलेगा आपको। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है जबकि फौज कुर्बानियां दे रही थी। पूरी दुनिया में आपने फौज अपनी फौज को बदनाम किया, वो कुर्बानियां नहीं दे रही थी। राणा साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। फौज की वजह से कराची में अमन हुआ कर रही है और इन्हीं कुर्बानियों के साथ आज आप सुख का सांस ले रहे हैं। राणा साहब यू हैव अ राइट टू दहशतगर्दी की फिजा से। शाहिद साहब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा राणा साहब 1 मिनट, शाहिद साहब पहले। जी राणा साहब 1 मिनट मैं आपको बताता हूं। देखिए हम लोग गए थे, मैं गया था एज एन एनवॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कश्मीर, ऑन कश्मीर टू पेरिस। बेशुमार हमारे एनवॉयज और भी गए थे। वहां से जो फीडबैक मिला, जो इंडियन नैरेटिव था, उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनको आप पकड़ते नहीं हैं। और ये डिस्कस हुआ कि इनको पकड़े, और कुछ लोगों ने कहा कि इनको पकड़ते हैं कोई छोड़ देता है।
इतनी बात हुई थी, आप कहते हैं ये बात गलत है, नहीं, खत्म हो जाती बात। आपने तो मुकदमा बनाया हमारी हुकूमत को खराब करने का। ये तो आपने तो, आपका तो एजेंडा था कि नून लीग को अंडर प्रेशर लाना है और पीटीआई को लेके आना है। ये तो गेम थी हमारे साथ। पेरिस कहां से आ गया? हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात हुई थी। आपको सपोर्ट किसे करना चाहिए था? आपको सपोर्ट किसे करना चाहिए था? जो फ्रांस में बात कर रहे हैं या हम जो आपको ही सपोर्ट करते थे, जो दिन रात को हम आपको ही सपोर्ट करते थे, इस तरह लोगों को लेकिन बेवकूफ ना बनाए ना। हम जो नहीं, हम आपने आपको सपोर्ट करते थे। जो आर्टिकल आया उसके अंदर जो कुछ है उसके अल्फाज आज भी दोहरा दें, उसके अल्फाज दोहरा दें। जो उनको इंटरव्यू दिया गया जानबूझ के, वो जो अखबार में खबर थी, आपसे सिर्फ पूछा गया था, वो क्या था? वो सिक्योरिटी इदारों की सपोर्ट थी, आपसे सिर्फ पूछा गया था। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? राणा साहब क्या पूछा आपने? पूछा गया था, आपने क्या पूछा था? बात सुन लेना सकते हैं और आपसे ना ही आप इस तरह की बेवकूफ कहानी तो सुना आप बना सकते रहे हैं हैं। जो पाकिस्तान का एक बंदा भी मानने को तैयार नहीं। आपसे बंदा भी पाकिस्तान का आपसे सिर्फ सवाल पूछा गया था। सर क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया? आपसे सिर्फ सवाल पूछा गया था। बोली जा रहे हैं, मेरी बात भी सुन लें। आपसे सिर्फ सवाल पूछा गया था, आपने इसी में अपनी बेइज्जती महसूस की। नहीं, सवाल क्या था? सवाल भी कोई नहीं पूछ सकता। सवाल क्या था? क्या सवाल था? सवाल ये था कि दूसरे ममालिक ये बातें कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट शाहिद साहब, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। राणा साहब, सवाल क्या था जो आपने पूछा फौज की क़यादत से? क्या सवाल था, बताएं जरा मुझे। देखिए, ये तो फिर देखिए जो साहब, एक मिनट, मेमो गेट वाले भी यही बात कर रहे हैं। एक मिनट, मेमो गेट वाले भी यही बात कर रहे हैं। मेरे जवाब देने देना। ये तो मेमो गेट वाले भी यही बोलने दें जरा, आप भी बहुत बात कर दी। फौज के खिलाफ आप तो मुस्तकिल बोल रहे हैं, मेरी भी सुन लें। सर राणा साहब, एक जो है शाहिद भाई, एक मिनट के खिलाफ आप सुन लें भाई, एक मिनट तसल्ली। इसको आप माने या ना माने, राणा साहब, सवाल आपने ये वक्त ने बता मुझे दिया। बताएं क्या सवाल पूछा आपने? मुझे बताएं। आप छोड़ दें, अब आप बोली जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूछूंगा आप। देखिए जी, मेरी बात, शाहिद साहब मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। सर आप बताएं ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बोलते नहीं हैं। जी सर बताएं, सवाल क्या था? मैं बोल रहा हूं जी। देखिए, बात यह है कि हम एक दुनिया भर में नैरेटिव था जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्सेप्ट हो रहा था। हमने उस पर परेशान हो गए कि इस नैरेटिव को ठीक करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान की गलत तस्वीर पेंट हो रही है। आपने सवाल क्या पूछा कि यार इस वो हाफिज सईद वो तुम्हें सोने के अंडे देता है। हमने कहा नहीं, हाफिज सईद कोई गलत किया कि यार ये मामला है, ये दुनिया भर हमारे नैरेटिव को नहीं मान रहा, वो एक हमारे खिलाफ नैरेटिव है, इसका क्या करना है। तो उस डिस्कशन के ऊपर हमें पिनलाइज कर दिया गया कि आप पूछने वाले कौन है, ये तो इंडियन नैरेटिव है, ये तो फलाना नैरेटिव है, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, के मामला जो हैं, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा। जो कुछ वहां डिस्कस हुआ उसको आप इस तरह, और यार सिक्योरिटी लेके बैठ जाएगी पाकिस्तान को। सिक्योरिटी लीक नहीं करते। ये जहां पे ये मीटिंग हुई थी, इसका जो मटेरियल है वो आप उसको इस तरह लीक नहीं कर सकते थे। और जिस तरह आपने लीक किया वो भी सब क्या मटेरियल था यार, वो अंडरहैंड तरीके से लीक राणा साहब, बात ये है, क्या मटेरियल है जो लीक हो गया? नहीं किया, लीक हो गया। बताया राणा साहब, आज तक आपने बताया कि ये न्यूज किसने लीक की थी, ये किसने लीक की थी, आज तक आपने बताया? हमने हमेशा, ये बिल्कुल बजा था, हमने हमेशा अपनी फौज को डिफेंड किया है। लेकिन आप तो घर में बैठ के भी बात नहीं करना चाहते। नहीं, हमने हमेशा अपनी फौज को डिफेंड किया है। आप तो घर में बैठ के नहीं बात करने देते। आप तो आज तक चौधरी मंजूर साहब ने बात की, चौधरी मंजूर साहब, ये मेमो गेट स्कैंडल का जिक्र भी आया बीच में। अगर ये पाकिस्तान के सियासतदान जो है, पता है आपका एम्बेसडर भी जब ये बातें हुई उस वक्त आपका एम्बेसडर भी बीच में बैठा हुआ था फ्रांस के अंदर। अच्छा, जिनेवा में भी आपका एम्बेसडर बैठा हुआ था। अब एक मिनट यार, बातें नहीं थी। सीज फायर, चौधरी साहब, लोगों के दरमियान ये बातें हुई, उनके अंदर मीडिया नहीं था। जिन्होंने बातें की वो निहायत चौधरी साहब, ये मेमो गेट स्कैंडल हो या डॉन लीक्स, ये सियासतदान जो लीक किया इतने गैर जिम्मेदार क्यों होते हैं सिक्योरिटी के मामले को लेके? चौधरी साहब बताइए। आप लोगों को गलत फहमी है कि सिर्फ आप ही इस मुल्क के वफादार हैं, हम भी इस मुल्क के वफादार हैं। आप कोई हमसे ज्यादा वफादार नहीं है। चौधरी साहब मालूम है जी, सवाल का जवाब दे दें। इसकी आपको वो ऐसे ही अपने आप को बनाया। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर आप बोलेंगे तो बाकी चुप करेंगे ना? चौधरी साहब, सवाल है मेरा आपसे।
नहीं बताएं, सवाल करें। मेरा सवाल ये था सर, मैंने आपसे पूछा, दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने कहा कि मेमोगेट स्कैंडल हो या डॉन लीक्स हो, ये सियासतदानों पर ही क्यों इस तरह की बातें करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? नहीं देखिए, प्रॉब्लम्स हैं। असल इशू जो है उसको सीरियसली किसी दिन डिस्कस करना चाहिए, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का है, उसको कैसे आगे बढ़ना है। देखिए ना, ये भी इस्तेमाल हुए, उसमें ये काला कोट पहन के मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए थे, और आसमा जहांगीर का उस दिन याद है, उन्होंने कहा था कि मेरी बात एक याद रखना मियाँ साहब, आज तुम जो कर रहे हो ये कल को आपको भुगतना मुझे पड़ेगा। याद है ये कहा था उन्होंने। जी, सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम किधर है? अच्छा, प्रॉब्लम किधर है? लेकिन हाफिज सईद साहब से हमारा कोई या किसी का कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, काबिल एहतराम है। लेकिन अगर उड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और हाफिज सईद साहब अगर गुजरांवाला में किसी का गायबाना नमाज जनाजा इश्तिहार लगाकर पढ़ाएं कि उड़ी के शहीद अनस भाई का गायबाना नमाज जनाजा, और पंजाब हुकूमत इनकी नून लीग वालों की है, सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, और अगर उनको नहीं पता या नहीं रोकते तो फिर आपका इंटरनेशनल नैरेटिव किधर चला जाएगा? देखिए ना, इंटरनेशनली आप कहाँ पे खड़े होंगे? आप कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, हमारे सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं, फौज का ISPR कह रही है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब आप ये कहें और दूसरी तरफ ये हो रहा हो, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इंटरनेशनली? आप घर में तो किसी को चुप करा लेंगे, किसी को खामोश करा लेंगे, किसी को दबा लेंगे, किसी की मिन्नत कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल इदारे जो हैं, जो दुनिया देख रही है, वो तो नहीं चुप करेगी। सो इसलिए इस चीज़ को इस हवाले से देखें। मसलन ये भी ठीक है, शाह लतीफ़ साहब जो कह रहे थे, देखिए हमारे दौर में हम 3 ऑपरेशंस किए, सवात किया, बाड़ा किया और जनूबी वज़ीरिस्तान किया, और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, और एक और हम करना चाह रहे थे। हमारे साथ उस वक़्त के आर्मी चीफ ने कोऑपरेशन नहीं की। जो आपको याद होगा, कहते थे कि अब मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी थी कि अब दहशत गर्दों और इस्लामाबाद के दरमियान सिर्फ मारगला की पहाड़ियाँ रह गई। यहाँ से धकेलते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत उस वक्त, और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने साथ दिया, लेकिन एक ख़ास सतह पे जाकर रुक गए। दूसरा जब आया ज़रबुल अज़ब आया, तो उसमें ये फौज करना चाह रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो फैक्ट है, इन्होंने ये नहीं कर रहे थे, ये डिले कर रहे थे, जिसकी वजह से उस वक्त नुकसान। प्रॉब्लम ये है सर, मैं ब्रेक ले रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, आप कह रहे हैं आर्मी चीफ ने कोऑपरेट नहीं किया। जब आप लोगों ने आर्मी चीफ के कहने पे उस जमाने के ना चाहते हुए इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया, तो सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे आप कमजोर थे। इसी तरह ये जो राणा साहब बातें कर रहे हैं ना कि इस वक्त राणा साहब काबिल एहतराम है, इनकी बातें दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, तो अवाम बेहतर फैसला करेगी। DGI आप मीटिंग में बैठे हुए, DGI प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। आपको नहीं पता कि हाफिज सईद क्या कर रहा है? और हाफिज सईद के मुतालिक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो यही है कि हमने, हमारे कोर्ट ने उनको बेल आउट किया हुआ है, तो इंडिया फजूलियात बोलता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक कोर्ट में वो साबित नहीं होगा। तो आपको इन चीज़ों का नहीं पता था, तो आपके अगर अंडर नहीं है आप पाकिस्तान की क़यादत, मिलिट्री क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट, आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए था वहीं पे ही। आप बजाय इसके कि आपके अंडर वो मातहत ऑफिसर से आप उनसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान किस तरह चल रहा है और हमारा कश्मीर में क्या मौक़िफ़ है, हाफिज सईद में हमारा क्या इशू है, आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर आपको हुकूमत करने का इख्तियार ही नहीं है। ब्रेक लेंगे जी। ये हैरानकुन गुफ्तगू होती है व्यूअर्स, हैरानकुन बात है। अभी देखिए 6 महीने बाद मुश्किल से 36 पार्लिमानी कमेटियां बनी कौमी असम्बली में। हालांकि ये काम पहले 1-2 हफ्ते में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको लग गए 6 महीने बनने में। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका अगर आप देख लें, आपस में कौमी मफाद का इशू है, दूसरा इशू, उसमें एक दूसरे के खिलाफ आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। फिर हम जब मुकाबला करते हैं फौज जैसे इदारे का, इट इज़ नॉट ओनली अ डिसिप्लिन फोर्स, बल्कि मैं रीड थ्रू कर रहा था कि इतनी रिसर्च होती है अब तो फौज के अंदर पिछले 10 साल से, कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, जब तक वो इकोनॉमिक्स प्रीव्यू कर रहे होते हैं, तो फौज के पास जो है उसका पूरा एक रिसर्च सेल बना होता है जो उसको करके अपने बॉस को दे भी देता है, और वो भी शेयरिंग हो रही होती है पॉलिटिशियन के साथ। तो हमारे अपने अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम ओवरकम नहीं कर पाते, और जहाँ पे गैप होता है तो फिर जो पावरफुल एंटिटी है वो ऑब्वियसली स्टेप इन करती है, दुनिया का असूल है। लेकिन रमेश कुमार साहब, आपकी पार्टी जिस तरह चल रही है, मेरा ख्याल से यही एक्सीलेंट तरीका है। जो इमरान साहब जिस तरह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात लेके चल रहे हैं और हम आहंग हैं उनके साथ, और आपको लगता है ये वो तरीका है नए पाकिस्तान का जो इनको नहीं आता था, चौधरी मंजूर की साहब की पार्टी को या राना मोहम्मद अफजल साहब की पार्टी को, और इनको सीखना चाहिए आपसे। इतनी हारमनी होनी चाहिए जितनी कि आप लोगों की है, बिल्कुल एक पेज पे इस हद तक कि हमें इंटरव्यू देते हुए इमरान साहब ने कहा कि जी सपोर्ट करते हैं फौज हर चीज़ पर। जी कामरान, मैंने 2002 से मुख्तलिफ वक्त देखे हैं। मैं समझता हूँ ये रोज़मर्रा के जो स्टेप्स होते हैं
वो अहमियत रखते हैं। एक दिन की बात नहीं होती है। आज किसी के बारे में भी कहना टाइम से जो है वो मैं समझता हूँ कि वो टाइम बताएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, जब पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो 2/3 मेजॉरिटी लेके अपने आप को खुदा समझ के और इन इदारों को पाँव तले कुचलना चाहती है या डोमिनेंसी दिखाना चाहती है, या कोई लिबरल पार्टी इंटरनेशनल थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है तो उनके हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बनती है। ये बड़ा सख्त इल्जाम है जो आप पॉलिटिशियंस पे लगा रहे हैं कि पॉलिटिशियंस इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं, कठपुतली बन जाते हैं, 2/3 मेजॉरिटी में मगरूर होकर इदारों को। ये बड़ा आप सिवियर इल्जाम लगा रहे हैं पॉलिटिशियंस पे। नहीं, बात यह है कि ताली लगा तो आप रहे हैं ना सर, नहीं तो लगा कि आप लगा रहे हैं जी। कमी पेशी हर जगह पे होती है, कमी पेशी हर जगह पे होती है, मगर बात यह है कि इनिशिएटिव कहाँ से होता है। इनिशिएटिव के बाद उसके ऊपर डट जाना या उस इनिशिएटिव के बाद उसको समझ लेना कि ये हमारी गलती थी, ये होते हैं स्टेप्स। अगर इनिशिएटिव डॉन लीक्स हुआ आज भी अगर उसको हम डिफेंड करेंगे तो ये बदकिस्मती है। आपको मानना चाहिए कि डॉन लीक्स हमारी गलती थी, आपको मानना चाहिए कि मेमोगेट हमारी गलती थी। तो ये चीजें हैं। मैं कहता हूं इंसान गलती का है कि इंसान से गलती हो सकती है। ठीक है जी, जब ऐसी कोई गलती हो। अब मैं तेज चल रहा है, वक्त कम है जरा। पाकिस्तान की सलामती, सर पॉइंट आ गया आपका, वो हम सबको पता है पाकिस्तान सलामती सुपीरियर है। चौधरी साहब के हवाले से साहब देखें, इदारों के अंदर चाहे जुडिशरी हो चाहे आर्मी हो, वहां पे कोई कंप्रोमाइज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन मार्क आएगा, दुनिया में कोई चॉइस है ऐसा मुल्क नहीं जहां पे इस तरह की डिबेट हो कि एक पॉलिटिशियन जो दूसरे पॉलिटिशियन पे गद्दारी का इल्जाम लगा रहा हो इनडायरेक्टली, जैसे कि इस वक्त रमेश कुमार साहब लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियन जो इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, इदारों का कलाकार बन जाते हैं, 2/3 मेजॉरिटी लेके इदारों को रोन देते हैं। ऐसा होता है तो क्यों होता है? ये तो बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ अगर ऐसा होता है। अच्छा, मैं तो डॉक्टर साहब जितना तजर्बाकार नहीं हूँ, चूँकि डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ रहे हैं, काफ लीग के साथ भी रहे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, फिर नून लीग के साथ भी रहे और आजकल PTI के साथ हैं। मेरा उतना तजर्बा नहीं है, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा था, उधर से लड़ने की कोशिश की थी बलूचिस्तान से जाकर पीपल्स पार्टी के टिकट पे। तो बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं, मैं तजर्बे की बात, मुझे ये चले सर आगे चल पड़ते नहीं पीपल्स पार्टी के, आप तो पीपल्स पार्टी से कोई गाली दे दी, मुझे ये एतराज नहीं है। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका तजर्बा ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा आपने चीज़ें देखी हैं, जो कि मैं तो एक ख़ास नुक्ता नज़र का बंदा हूँ, पार्टी के अंदर भी, ना सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के अंदर। जी जी जी। दूसरी बुनियादी बात यह है कि कामरान साहब ये बात आपने ठीक कही कि हमारी जो फ़ौज है उसकी रिसर्च इकॉनमी पे है, बिल्कुल उनका बहुत बड़ा सेटअप है, ना सिर्फ इकॉनमी पे बल्कि DGISPR का बहुत बड़ा बजट है। मैं ये मान रहा हूँ कि उनकी इकॉनमी पे और बिजनेस पे ज़्यादा उनका काम है सियासी पार्टियों की निस्बत। सियासी पार्टियों का ज़्यादा होना चाहिए, उनकी शेडो कैबिनेट्स होनी चाहिए, लाइजन कमेटीज़ होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से उस तरह से प्रेपरेशन नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्हीं इल्ज़ामात का जवाबात देते हुए अदालतों में फिरते रहते हैं और उस तरह से प्रेपरेशन नहीं कर पाते। जैसे आज की गवर्नमेंट है, इसको भी कोई प्रेपरेशन नज़र नहीं आती। और इसका इल्ज़ाम मैं डॉक्टर साहब पे नहीं दूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी आकर उनको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। केस आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है फैजाबाद धरने पे, उस हवाले से भी देखना है कि कैसे फैजाबाद धरने पे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, उस पर काफी हुकूमत को टांग देना चाहिए इस बात पे। और क्यों उन्होंने कहा उसके लिए वो अपने आप को आईने में देखना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि वो देखिए काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं उसके अंदर जो फैसला है। मैंने पूरा फैसला तो नहीं पढ़ा, उसके मेन टॉकिंग पॉइंट्स पढ़े हैं। तो फिर देखना ये है कि फ़ौज के साथ ये भी क्वेश्चन उठाया गया है कि आप किसी ख़ास सियासी ग्रुप या सियासी पार्टी को कतई तौर पर सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने हलफ से रूगर्दानी नहीं करेंगे। और फिर फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी कहा गया है कि कुछ ऑफिसर्स ने तजावज़ किया। फौज तो कार्रवाई कर लेगी जी, फौज तो कार्रवाई करती है। इस हवाले से भी वो तो उन्होंने देखे ना करप्शन पे अपने ब्रिगेडियर और जनरलों को निकाला है पिछले दौर में, और अभी भी मुझे पता है कुछ लोगों को अगर निकलेंगे उसमें कोई वो नहीं होगा, वो तो करेंगे।
मतलब वो करते हैं इस बारे में, स्पेयर नहीं करते वो किसी को, वो पब्लिसाइज नहीं करते। हाँ इस जी। पे भी कमरान, दो आ रहा है। आप दरवेश बंदे हो, नहीं, इस आप पे भी दरवेश हो, दो- आप इस दुआ पे भी करो दो कि आ ये रहा सारे लोग जो बंद हो रहे हैं उनसे पैसा मिले कि हमारा मुल्क अमीर हो। ठीक है जी, मैं आगे आऊंगा। दरवेश है भाई है। मैं दरवेश हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप काफी अमीर आदमी हैं, कुछ आप भी डोनेट करें। आप आगे भी बहुत चलेंगे जी। अमीर आदमी हैं। ये इन्होंने और बात आप जो भी की, कुछ मुल्क को पैसा दें जी। मेरा बिल्कुल कल कॉलम पढ़ लेना, मैंने हज के हवाले से लिखा है, उसमें डोनेट करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। शाहिद लतीफ साहब ये जो कह रहे हैं कि जी नहीं, पैसा वो बहुत आ उसमें जाता डोनेट करें, है, आप इसलिए रिसर्च वैसे- करती है वैसे फौज, पैसा दें, काफी कमाया हुआ है। मुझे जरा इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हालांकि अभी मैंने राणा साहब से पूछना है कि इनको भी अरबों रुपया मिला था, इन्होंने ट्रेन पे लगा दिया, रिसर्च और एजुकेशन पे नहीं लगा सके, जो बुनियादी इस मुल्क की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। शाहिद लतीफ साहब, यू लाइक टू रिस्पॉन्ड। हमारे सियासतदान जो है उनके ऊपर ही क्यों शुबा जाहिर किया जाता है गद्दारी का, खुदा ना खास्ता, वो भी तो मुहब्बत वतनी है, क्या ऐसा हो जाता है? आखिर आपने मेमो गेट का भी कह दिया, आपने भी डॉन लीग्स का कह दिया, सियासतदान ही क्यों है इस तरह के पुटरे होता है जी? नहीं देखें, मैं कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहता, मगर जहां जो गलती हुई है वो किसी से भी हुई हो उसको हाईलाइट तो करना है। ये दोनों जो मामले थे, इसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनकी कुर्बानियां बेशुमार हैं, आप सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मसलन PMLN की हुकूमत थी, आपको याद होगा कि मुज़ाकरात जो हो रहे थे उस वक्त इन्होंने तालिबान करवाए के साथ, 1 साल से भी ज्यादा गुजर गया, उसका फैजाबाद की मैं बात रिजल्ट नहीं कर रहा निकल रहा हूं। जी, था। ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमले थे वो जारी थे और उनकी बड़ी बड़ी जमातें बन गई थी, वो ठीक बड़ी है। ताकत वो के सर, तौर मुझे पर वो quickly आगे जाना है आ रहे जरा। थे। और फिर आपने देखा टीवी प्रोग्राम्स में आते थे। बिल्कुल ठीक है। तो शाहिद लतीफ साहब, मकसद मुझे ये quickly आगे जाना है। कि उसके बाद फिर क्या हुआ? पॉइंट आ गया सर आपका। मैं राणा साहब से, राणा साहब मैं ये ये जो बात कहना बड़ी चाह अच्छी की, रहा हूं। शाहिद साहब 1 मिनट, शाहिद भाई 1 मिनट सिर्फ। राणा साहब, आपने 95 अरब रुपए का कर्जा जो आज तक नैब तलाश में वो मिल नहीं रहा, आप लोगों ने ऐसे फंड्स में लगाया, वेस्ट स्कैम के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, यही एजुकेशन रिसर्च में लगाया था, जो रेफरेंस दे रहे हैं ISPR में रिसर्च हो रही है। आप भी रिसर्च करते, काम तो आप लोग, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी एजुकेशन, मैंने हिसाब लगाया है, तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि वोटर में शऊर ही नहीं है देखें उस लेवल का। शाहिद साहब, 2000 अरब से 4000 अरब पे हम टैक्स कलेक्शन लेके गए, जी। पूरी तीनों मेट्रो 100 अरब से कम की हैं। तो आप किसी प्रोपोर्शन में देखें ना, 2000 अरब से 4000 अरब पे हम रेवेन्यू को लेके गए, 1 साल के रेवेन्यू को, जी। और 5 साल हमारी हुकूमत थी। अगर 100 अरब रुपया आपकी प्रायोरिटी लोगों की एजुकेशन रिसर्च ट्रांसपोर्टेशन नहीं के ऊपर थी, मैं लग सिर्फ गया, ये कह रहा हूं सर, आपकी प्रायोरिटी थी कि शोशा दिखा हमारे दिया, ट्रेन दौर बन गई, में बस बन आपकी गई। हायर, जी, आप एजुकेशन को अलग से देखें, हायर एजुकेशन का बजट 4 गुना बढ़ा। मुझे ब्रेक लेनी हमने पड़ रही थी। हायर एजुकेशन टूटे हुए स्कूल थे, उसमें बात करूंगा किसी डिटेल से, आपसे एक ब्रेक लूंगा जी मैं। बड़ी तल गुफ्तगू होगी, मैं कह रहा हूँ अच्छी खबर मैं आपको ख़त्म करूँ। दुनिया न्यूज़ के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि एशिया का अवार्ड मिला उसको कि बरतानिया का सबसे मकबूल टीवी चैनल है। हमारे ब्यूरो चीफ जो है यूके और यूरोप के अंदर जावेद साहब, उन्होंने अवार्ड वसूल किया। नो डाउट अदर जावेद साहब की इसमें काविशें एक्सेप्शनल रही हैं इस चैनल को यूरोप और यूके में पॉपुलराइज करने में। हमारे प्रोग्राम ज़्यादा, उनकी अपनी काविशें बहुत हैं, आप देख सकते हैं। वो अवार्ड वसूल करेंगे अभी आके। ये दुनिया न्यूज़ के लिए भी एक बड़े एजाज़ की बात है कि यूके में पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल दुनिया न्यूज़ कंसिडर हुआ। मुझे दीजिए कल तक की इजाज़त।